हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 26 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और सभी क्वेश्चन को जो है विथ एक्ट फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी नोटिस वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि जब 26 नवंबर को भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो कुल कितने मौलिक अधिकार थे। यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को जो है 1949 को जब तैयार हुआ था बनकर हमारा भारतीय संविधान, तो उस समय जो है कुल कितने मौलिक अधिकार थे। तो उस समय जो थे संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। वहीं देखें तो कुल जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद जो इसे जो है 300 के 1 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देखें तो मौलिक अधिकार जो कि USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और अभी वर्तमान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं जब देखा जाए तो इसे यह जो है भाग 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। इन 6 मौलिक अधिकारों को भी देख लेते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो है कौन से भाग में वर्णित है। बहुत बार जो एग्जाम में जो है डायरेक्ट भाग भी पूछ लिए जाते हैं और कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख है ये भी पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो चलिए वह 6 मौलिक अधिकारों को भी देख लेते हैं। वर्तमान समय में जो है हमारे मौलिक अधिकार में जो है 6 संख्याएं जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार जिसका उल्लेख जो कि 14 से 18 तक अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32। यह जो है कुल हम सबको जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह 52 से लेकर 62 तक वर्णित है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 55 में जो कि निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 56 जो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जिसमें जो है राष्ट्रपति का शपथ से संबंधित है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है इनकी शपथ दिलाया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश न हो अपने पद पर तो जो भी न्यायाधीश के बड़े यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बारे में बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 61। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो लगभग जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे लगभग आपको कवर करवा दिया गया है। पीछे वाले सेशन में जो है आपको जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे ये इन सभी को जो है आपको कवर करवा दिया गया है। तो इन सभी को भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हो गया था। तो इनका जो निधन है हाल ही में हुआ था पिछला साल में। तो देखा जाए तो MS स्वामीनाथन का जो निधन हुआ था वह 28 सितंबर 2023 को हो गया था। तो 28 सितंबर 2023 इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें इनसे जुड़ कुछ अन्य फैक्टों को भी देख लेते हैं। भाई देखें तो MS स्वामीनाथन जो कि
यह जो थे एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन, जिनका निधन चेन्नई में हो गया था, जो कि 98 वर्ष के हो चुके थे। नेक्स्ट देखें तो इन्हें जो है वे 1972 और 1980 के बीच में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, और 1982 से लेकर 1988 के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किए हैं। तो इन सभी जो फैक्ट हैं इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। इनके चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक कब से कब तक रहे थे? तो 1982 से 88 तक। नेक्स्ट देखें तो एम एस स्वामीनाथन को जो है कई पुरस्कारों भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो चलिए प्रमुख पुरस्कार को भी देख लेते हैं, जैसे कि इन्हें जो है 1987 में जो है प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1967 में जो है पद्मश्री पुरस्कार, 1972 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार 1989 में, 1971 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और 1986 में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इन पुरस्कारों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं और ये व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हैं जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके कौन कौन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, तो इन सभी पुरस्कारों को भी ध्यान में रखिएगा। बहुत बार पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं, और कौन साल जो है इनको पुरस्कार दिया गया था, तो डेट वाइज जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान्यायवादी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न तो प्रॉपर हमें प्राप्त नहीं हो पाए थे, तो महान्यायवादी से संबंधित जो भी फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे गए थे। महान्यायवादी के देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है इसकी महान्यायवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होता है, तो ये जरूर ध्यान में रखेगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट देखें तो MC सीतलवाड़, जो कि पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके पहले जो महान्यायवादी थे वह MC सीतलवाड़ थे, जो कि 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक अपने पद पर रहे थे। वहीं देखें महान्यायवादी से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो महान्यायवादी जो कि सर्वप्रथम भारत सरकार का एक विधि अधिकारी भी होता है, यानी कि महान्यायवादी जो होते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। वहीं देखें तो ये जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही पात्रताएं होती हैं जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यानी कि उच्च न्यायालय की जो पात्रता होता है वही महान्यायाधीश बनने के लिए भी होता है। नेक्स्ट देखें तो महान्यायवादी को जो है भारत के राज्यों के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई करने का अधिकार होता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि महान्यायवादी से संबंधित थे, तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यात्रा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यात्रा जो नृत्य है वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो गंभीरा, धाली और यात्रा ये भी सभी जो है पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट वहीं देखें तो उड़ीसा में जो है यात्रा या यात्रा जो नृत्य है यह जो है उड़ीसा से संबंधित है। यात्रा भी कहते हैं या यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा से संबंधित एक संगीत नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्यों में से देखें तो काठी, गंभीरा, धाली, यात्रा, बाउल, मरसिया, महल, कीर्तन ये सभी जो कि पश्चिम बंगाल के प्रमुख नृत्यों में से एक हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार कर रहा हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में जो है नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो नृत्य से संबंधित जितने भी स्टेट से संबंधित प्रमुख नृत्य हैं उसे कवर करके जरूर जाइएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी जो है आपको एक इमेज जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया था, जो भी राज्य से संबंधित प्रमुख नृत्य है, और यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में भी आपको दे दिया गया था, तो आप उसे ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए कुछ प्रमुख राज्यों के नृत्यों को कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि केरल के नृत्य देखें तो केरल में देखा जाए तो कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल से संबंधित है, कथकली, और ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम और कैकोटी काली ये सभी जो नृत्य हैं जो कि केरल राज्य में की जाती है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में देखें तो
लावनी और नकटा, कोली, लेमीज, गाफा, दहीकला, दशावतारा और बोहड़ा, ये सभी जो है महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट उड़ीसा के प्रमुख नृत्यों में देखें तो ओडिसी, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य भी है, इसे यह भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो साबरी, घुमरा, पेनका और मुनेरी छाऊ, ये सभी जो है उड़ीसी के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धामन, भाड़ और नवल, ये सभी जो है पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं। एक राजस्थान भी मोस्ट फेमस बहुत बार पूछे जाते हैं, तो राजस्थान के भी सभी नृत्यों को जरूर कवर करके जाइएगा। राजस्थान के प्रमुख नृत्यों में देखें तो घूमर, चक्री, गनगौर और झूलन लीला, झुम्मा, सुसीनी, घपाल और कालबेलिया नृत्य, जो कि मोस्ट फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तमिलनाडु राज्य के नृत्यों में तो भरतनाट्यम, कुली, कोलट्टम और कवाड़ी, ये जो नृत्य हैं जो कि तमिलनाडु राज्य के प्रमुख नृत्य हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में? तो ये भारत का देखा जाए तो विश्व में जो है 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो भारत का विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। वहीं देखें तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, इसे ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल सतह का क्षेत्रफल का जो है 2.4% का हिस्सा भारत रखता है। यानी कि पूरे पृथ्वी को देखा जाए तो उसमें जो है कुल 2.4% हिस्सा जो है भारत का है। वहीं देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम देखें तो सबसे बड़ा देश जो कि रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वां सबसे बड़ा देश भारत आता है। इसके बाद अर्जेंटीना है, यानी कि 8वां सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना, जो कि भारत के बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि में है। नेक्स्ट देखें तो, और यह भी ध्यान में रखेगा कि एशिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो देश है वह चीन है, उसके बाद जो है हमारा देश भारत आता है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। दूसरे स्थान पर भारत है एशिया में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो भारत की जनसंख्या दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं देखें तो ये जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो चीन में है, उसके बाद भारत में थी। अभी जो है फिलहाल का जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है, तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट देखें तो भारत की जनसंख्या जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सेदारी रखती है। नेक्स्ट देखें तो 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। वहीं देखें तो 10 की वृद्धि जो कि 17.7% था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो डुरंड कप की जो शुरुआत है, डुरंड कप की शुरुआत हेनरी मार्टिनियन डुरंड के द्वारा जो है किया गया था 1988 ईस्वी में शिमला में। यानी कि डुरंड कप की स्थापना कब हुआ था? तो 1888 में शिमला में इसका जो है शुरुआत किया गया था। वहीं देखें तो कोलकाता जो कि पिछला जो डुरंड कप हुआ था उसका विजेता रहा था कोलकाता क्लब्स के मोहन बगान, जो कि इस 2023 का जो डुरंड कप हुआ था उसका विजेता रहा था। इस खेल का जो आयोजन किया गया था कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो है यह मैच खेला गया था। इनके 2023 का जो फाइनल खेला गया था डुरंड कप का, वह सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था जो कि कोलकाता में स्थित था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो कि फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है फीफा कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान में रखेगा। और इसका गठन जो कि
7 देशों के द्वारा उसमें किया गया था। तो इसका गठन 21 मई 2004 को किया गया था। इनके फीफा का गठन कब किया गया था? तो 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। भाई देखें तो फीफा को जो है 1908 में जो है 1908 में जो कि यह ओलंपिक खेल में जो है सर्वप्रथम स्पर्धा के रूप में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इसमें जो है 1948 में लंदन विश्व ओलंपिक में जो है फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। यानी कि भारत जो सर्वप्रथम 1948 के जो लंदन विश्व ओलंपिक हुआ था उसमें जो है भारत के द्वारा फुटबॉल में भाग लिया गया था। भाई देखें तो 1930 में उरुग्वे में जो है पहला विश्व कप खेला गया था। 1930 में जो है पहला विश्व कप का जो आयोजन है उरुग्वे 1930 में खेला गया था, फुटबॉल का विश्व कप। फुटबॉल से जुड़ी कुछ प्रमुख ट्रॉफियों को भी देख लेते हैं, जैसे कि सुब्रोतो कप और संजय गोल्डन कप, बिट्टल ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। ये सभी जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संदीप कुमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो संदीप कुमार से संबंधित दोस्तों हमें 2-3 व्यक्ति प्राप्त हो पाए थे। तो ये कौन कौन खेल से संबंधित था आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे गए थे। तो जैसे कि देखें दोस्तों, तो बर्किंघम में जो जारी किया गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, इसमें जो है संदीप कुमार के द्वारा 10,000 मीटर के रेस में जो है कांस्य पदक जीते थे। तो हमें ज़्यादा लगता है कि इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो यदि इनके बारे में पूछा गया होगा तो एथलीट जो है आपका करेक्ट आंसर होता। यह संदीप कुमार शर्मा जो कि एथलीट से संबंधित है। नेक्स्ट देखें तो संदीप सिंह जो जिनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट जो कि प्रो कबड्डी से संबंधित है, दूसरा संदीप कुमार। नेक्स्ट देखें तो संदीप कुमारी है जो कि डिस्क थ्रो से संबंधित है। तो देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य में चलाया गया था? तो गृह लक्ष्मी योजना जो कि कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होता। गृह लक्ष्मी योजना 2023 जो कि कर्नाटक में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह सरकार के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं, तो सितार इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो इन्हें जो है 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक थे। तो संतूर वादक इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को भी देख लेते हैं, जैसे कि इनका जो जन्म है 13 जनवरी 1938 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 मई 2022 को हो गई थी। ये जो है एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका निधन जो है 10 मई 2022 को हुआ था। वहीं देखें तो अपनी प्रथम सार्वजनिक प्रस्तुति जो किए थे इनके द्वारा, यानी कि अपना जो प्रथम जो प्रस्तुत किए थे मुंबई में किए थे, जो कि 1955 में किए थे। वहीं देखें तो इन्हें जो है इन्होंने कई फिल्मों में ही अपना योगदान निभाए थे, जैसे कि फासले, सिलसिला, लम्हे, चांदी, डर इत्यादि फिल्मों में जो है इनके द्वारा संगीत के रूप में कार्य किए थे। इनके प्रमुख पुरस्कारों को देखें तो इन्हें जो है 1986 में शिव कुमार शर्मा को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1991 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख पुरस्कारों को भी ध्यान में रखेगा। जैसा कि दोस्तों प्रत्येक से देखा जाए तो वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इसे कवर करके जरूर जाइएगा। मैंने इन सभी को जो है पहले ही आपको कवर करवा दिया था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है आपको सभी वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो आपको दे दिया गया है। तो इन सभी को आप जरूर कवर करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। मैंने इसे जो है पिछला सेशन में आपको कवर करवा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर जो है आप स्वयं वीडियो पॉज कर रीड कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा पिछला सेशन आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल कब जीती थी? तो अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 के ओलंपिक खेल जो हुआ था, तो 2008 में जो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। वह देखें तो 25 साल की उम्र में जो है
अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 10 मीटर के एयर पिस्टल में जो है बीजिंग में जो है जो प्रतियोगिता हुआ था 2008 में, इसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनकी 10 मीटर के एयर स्पर्धा में जो है अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था। और यह जो इस खेल में जो है यह चीन के जो खिलाड़ी थी झू किनन, जिसको इन्होंने पराजित किया था। भाई देखें तो इसमें जो है कुल भारत के द्वारा 3 पदक प्राप्त किए गए थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल और 2 कांस्य पदक थे। इस खेल का आयोजन जो है 2008 का बीजिंग चाइना में इसका आयोजन किया गया था। तो चलिए इसके पदक तालिका को भी देख लेते हैं। दूसरे पदक तालिका में देखें तो पहले स्थान पर चाइना रहा था, जिसने कुल 48 गोल्ड मेडल और 22 सिल्वर मेडल और 38 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 100 मेडल जो है प्राप्त किए थे। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा था, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे पर ब्रिटेन और 5वें पर जर्मनी रहा था। तो इस पदक तालिका को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बारहमेर की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? तो बारहमेर की पुस्तक देखा जाए तो कुल 3 भागों में विभक्त है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होता। ये जो 3 भाग में विभक्त है इन्हें देख लेते हैं, जैसे कि खगोल विज्ञान, भविष्य विज्ञान और वृक्ष और वेद। इन 3 भागों में जो है बारहमेर की पुस्तकें विभक्त हैं। बारहमेर की 3 पुस्तकें जो है महत्वपूर्ण, इन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांत का। ये जो 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि बारहमेर के द्वारा लिखा गया था। और इन पुस्तकों की जो रचना है वह 520 ईस्वी में जो है इनके द्वारा रचना किया गया था। वहीं देखें तो पंच सिद्धांत का, जिसका संबंध जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। वहीं देखें तो बारहमेर के जो समय जो है प्रचलित 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ बम फेंके थे? तो इनके द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। तो सेंट्रल असेंबली इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को भी देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि इन्होंने जो है 1918 में मंसूरी षड्यंत्र में और 1925 के ककोरी षड्यंत्र में भाग लिए थे। यह जो घटना है 9 अगस्त ककोरी जो षड्यंत्र हुआ था वह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ककोरी ट्रेन जो है डकैती हुआ था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहौरी की जो है मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जो ककोरी जो कांड हुआ था उसमें जो है इन तीनों को, इस घटना के लिए जो है इन सभी को फांसी की सज़ा दिया गया था। इन सभी को जब फांसी जो दिया गया था अलग अलग स्थानों पर दिया गया था, ताकि जो भारतीय जो है एकजुट ना हो सकें और बचाने की कोई मतलब कि रास्ता ना अपना सकें, इसलिए जो है इन सभी को अलग अलग फांसी दिया गया था। तो चलिए इन्हें देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें जो है 9 दिसंबर 1927 ईस्वी को जो है इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। वहीं देखें तो आसफ उल्ला खां जो थे इनको फैजाबाद में जो है जेल में, और ठाकुर रोशन सिंह को जो है नैनी जो जेल है इलाहाबाद में, वहाँ पर इन सभी को फांसी दिया गया था। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर आधारित है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो परमाणु द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरोजगारी दर गणना करने का सूत्र पूछा गया था। तो बेरोजगारी दर जो गणना करने का जो सूत्र होता है, देखा जाए तो बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या और नियोजित और रोजगार व्यक्तियों की संख्या बटा में होता है, उसके बाद गुना 100 कर दीजिएगा तो जो है बेरोजगारी दर निकल जाता है। या कहें तो रोजगार जो बेरोजगार श्रमिक और कुल श्रमिक बल, यानी कि रोजगार श्रमिक बटा कुल श्रमिक गुना 100 कर दीजिएगा तो इससे जो है बेरोजगारी दर निकलता है। तो आपका ये जो है करेक्ट आंसर होता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए हिंदी के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि हिंदी में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी में देखा जाए तो सरल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो सरल का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सीधा, साधा, कोमल, निश्चल और सच्चा, ईमानदार और उदार, ये सभी जो कि सरल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट वस्त्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो वस्त्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है पोशाक, कपड़ा,
पट, बसन, अंबर, चीर, वेशभूषा, ये सभी जो कि वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट पवन का पर्यायवाची शब्द, तो पवन के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वायु, हवा, समीर, बात, मरुत, अनिल, पवमान, समीर और स्पर्श, ये सभी जो कि पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संगठन का विलोम शब्द पूछा गया था। तो संगठन का जो विलोम शब्द होता है विघटन होता है, तो विघटन इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट जो है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होता है मजाक उड़ाना या किसी को चिढ़ाना। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का जो अर्थ होता है अपने आप पर नियंत्रण खो देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो एक शब्द जो होगा आक्रांत होगा। तो आक्रांत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन के में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।